मिडाइवल यानी मध्ययुगीन या मध्यकाल जो था वो अगर अपन कल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो काफी रिच रहा है। मीन्स उस समय जो कल्चरल एक्टिविटीज थी काफी अच्छी थी, वहां पर काफी अच्छी एक्टिविटीज हुई थी। ओके, यानी कि ये जो डांस म्यूजिक है, पेंटिंग है, कॉस्ट्यूम्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, ये काफी प्रोस्पिरियस हुआ था उसमें। रूलर्स ऑफ बोथ बिग एंड स्मॉल किंगडम शॉर्ट इंटरेस्ट इन डेवलपिंग कल्चरल एक्टिविटीज। तो उस समय के जो रूलर्स थे, ओके, जो कि चाहे उनके पास में बड़ा साम्राज्य हो या छोटा साम्राज्य, जो बिग रूलर्स थे वो भी, जो स्मॉल रूलर्स थे वो भी, ओके, तो ये सभी उसमें काफी इंटरेस्ट लिए थे उस समय कल्चर एक्टिविटीज के अंदर, इसलिए उसमें काफी इनका विकास हुआ, संस्कृति का काफी विकास हुआ। दिस पीरियड सा द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और ये जो पीरियड था मध्य काल जो था, उसमें लिटरेचर, रिलीजियस और सेक्युलर, इन सभी का विकास हुआ था। were written with a lot of interest during this period। और ये उस समय काफी इंटरेस्ट से लिखे गए थे, सभी लोग इसमें काफी इंटरेस्ट लेते थे, रुचि लेते थे, और काफी लिटरेचर लिखे गए थे। लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। were written with a lot of interest। In fact, this literature is available to us as source of history। तो इसीलिए उस समय के ये जो लिटरेचर है ये अपने लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, यानी कि हिस्ट्री को जानने के अपने पास में क्या है, स्रोत है। Development of regional cultures during medieval times was due to the Persian and Turkish influence with that of the Indian flavor of culture। अब देखिए उस समय अपने इंडिया में जो है और भी अदर कंट्रीज के लोग भी रहते थे, पर्शियन है, तुर्किश है, ओके, तो उनका भी इफेक्ट अपने यहाँ के कल्चर में देखने को मिला है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम्स वाज ड्यू टू द पर्शियन एंड तुर्किश इन्फ्लुएंस। तो अपने यहाँ पर पर्शियन और तुर्किश जो लोग रहते थे उनका इफेक्ट भी अपने यहाँ के कल्चर में दिखाई दिया था, क्योंकि उनका 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 कस्टम क्या है, बिलीव्स क्या है, तो अपनी जो इंडियन सोसाइटी थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कुछ चीजों को, तो उनका इफेक्ट देखने को मिला है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर। अब क्वेश्चन आता है इसमें, तो उसमें देखिए ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने अपने यहाँ रीजनल कल्चर के डेवलपमेंट में प्रभाव डाला, इफेक्ट डाला। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सबसे पहला है इसमें, भाषा का विकास। डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पैट्रोनेज इट रिसीव्स फ्रॉम द रूलर्स। अब देखिए जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, कि यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने कौन सी भाषा को इंपॉर्टेंस दी है, तो जिस भाषा को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है तो उस लैंग्वेज में काफी लिटरेचर लिखे गए और उस लैंग्वेज का काफी उस समय डेवलपमेंट हुआ। लैंग्वेज एंड रीजन आर आल्सो इंटरलिंक्ड। अब देखिए जो लैंग्वेज है यानी भाषा है, ओके, और जो रीजन है, क्षेत्र है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। आपने देखा होगा अपने राजस्थान में भी, जैसे आप जयपुर में देखेंगे तो यहाँ की लैंग्वेज बोली कुछ अलग तरह की है, जोधपुर की अलग है, ओके, अपने भरतपुर और लोअर साइड में डिफरेंट टाइप्स की। तो जो रीजन रहता है वो और वहाँ की जो लैंग्वेज होती है ये दोनों आपस में क्या होती है, इंटरलिंक होती है। मलयालम लैंग्वेज वाज ए रीजनल लैंग्वेज। अब इसी तरह एक मलयालम लैंग्वेज है, वो भी एक जगह की रीजनल लैंग्वेज थी। दैट वाज द अर्लीस्ट टू बी यूज्ड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट, ओके। तो ये उस समय की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी और उस समय के जो भी वर्क थे वो सब मलयालम में लिए थे, तो ये एक क्षेत्रीय बोली थी, ओके। ड्यूरिंग अर्ली मिडाइवल पीरियड 8th to 13th century in the southwestern part of the peninsula, जो कि प्रेजेंट में जिसको केरल कहा जाता है, चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज स्टेबलाइज्ड। अब देखिए इसमें मिडाइवल टाइम की बात करें 8th to 13th सेंचुरी में, उसमें साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला यानी कि केरल के आसपास का जो क्षेत्र है, चेरा किंगडम्स, और वहां पर जो चेरा डायनेस्टी थी उनका वहां पर शासन था। किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज स्टेबलाइज्ड। ए लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल देयर स्पोक द मलयालम लैंग्वेज, और वहां के अधिकतर लोग हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग हैं जो मलयालम लैंग्वेज बोलते थे। चेरा रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द मलयालम लैंग्वेज, अंडरलाइन कीजिए इसमें,
कि जो चेरा रूलर्स थे उन्होंने वहाँ की जो स्क्रिप्ट थी, इंस्क्रिप्शन थे, उसमें जो मलयालम लैंग्वेज थी उसको इम्पोर्टेंस दी, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इसलिए जो मलयालम लैंग्वेज थी इसका काफी विकास हुआ, क्योंकि वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने भी उसको इम्पोर्टेंस दी थी, और जो इंस्क्रिप्शंस थे ये सब उसी लैंग्वेज में लिखवाए थे। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड है नंबर ऑफ लैंग्वेज। अब इसी तरह देखिए मिडाइवल पीरियड के अंदर और भी कई लैंग्वेज थी, उनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि हिंदुस्तानी है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगाली, राजस्थानी, उड़िया, आसामी। ओके, तो ये सभी डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इन सभी भाषाओं का काफी विकास हुआ। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वहाँ के जो रूलर्स थे वो उस पार्टिकुलर लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, और जो भी वहाँ का जो वर्क था उसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में होता था, इसलिए उस लैंग्वेज में काफी लिटरेचर भी लिखे गए। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड द अकाउंट्स वर केप्ट इन बोथ पर्शियन एंड हिंदी। अब देखिए जो सल्तनत पीरियड था यानी जिसमें सुल्तान वगैरह होते थे, तो उस समय अधिकतर जो वर्क था, ओके, तो वो सब किस में लिखा गया? पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया। तेलुगु बिकम द लिटरेरी लैंग्वेज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ विजयनगर रूलर्स। अंडरलाइन कीजिए इसमें, जो विजयनगर के जो रूलर्स थे तो उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, और वहाँ के जो लिटरेचर थे यानी जो साहित्य थे वो सब तेलुगु भाषा में ही लिखे गए। बहमनी किंगडम एंड बीजापुर हैड मराठी। अंडरलाइन करना इसमें, बहमनी किंगडम और बीजापुर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो मराठी। एज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। बंगाली वाज प्रोमोटेड बाय मुस्लिम किंग्स। अब देखिए बंगाल के जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने बंगाली भाषा को इम्पोर्टेंस की दी, उसको प्रमोट किया। दे वेंट ए स्टेप अहेड एंड इवन गॉट रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेट इनटू बंगाली। तो उन्होंने इसके एक स्टेप आगे क्या काम किया कि जो रामायण एंड महाभारत है तो वो संस्कृत में लिखी हुई है, तो उसको बंगाली भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट करवाया। मोस्ट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। अब देखिए उसी तरह जो बाकी लैंग्वेज थी वो डेवलप हो रही थी, उसी तरह जो उर्दू लैंग्वेज है वो भी उस समय काफी डेवलप हुई थी, विच इज आल्सो कॉल्ड द कैंप लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को कैंप लैंग्वेज भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? कैंप में सोल्जर्स होते हैं, तो सोल्जर्स मोस्टली इसी लैंग्वेज को बोलते थे। Originated in the camps of soldiers. The word उर्दू means camp. तो एक वर्ड है उर्दू, तो उर्दू का मतलब होता है कैंप। And the new language come into began with the introduction of Persian and Arabic script during the medieval period. अब देखिए पर्शियन और अरेबिक स्क्रिप्ट थी, उन दोनों को मिक्स करने पर कौन सी लैंग्वेज बन गई? उर्दू लैंग्वेज बन गई, और ये काफी फेमस हुई, और इसको कैंप लैंग्वेज भी कहा जाता था, क्योंकि जो सोल्जर्स थे उनके कैंप में मोस्टली यही लैंग्वेज बोली जाती थी। उर्दू कैरेक्टर्स बाय एक्सट्रीमली सिंपल ग्रामर। इसके जो शब्द रहते थे, ओके, इसकी जो व्याकरण थी वो भी काफी सिंपल थी। अरेबिक स्क्रिप्ट एंड मिक्स्ड वोकेबुलरी थी इसके अंदर। प्लेंटी ऑफ पर्शियन वर्ड्स आर फाउंड इन द उर्दू वोकेबुलरी। और जो पर्शियन लैंग्वेज है, ओके, तो उसके भी काफी वर्ड्स इसमें मिलते हैं उर्दू वोकेबुलरी में। उर्दू बिकम ए पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल। तो ये काफी सिंपल थी, इसमें ये दोनों लैंग्वेज भी मिक्स थी, वोकेबुलरी और ग्रामर इसकी काफी इजी थी, इसीलिए ये जो लैंग्वेज थी यानी उर्दू लैंग्वेज थी उस समय कॉमन पीपल के अंदर काफी ज्यादा फेमस थी। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नुपुर, नेहल, आयुषी, अर्पित,
लैंग्वेज एंड लिटरेचर इनसेपरेबल। अब देखिए जो लैंग्वेज है और लिटरेचर है ये दोनों ही क्या है, ये इनसेपरेबल है, यानी कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। एनी लैंग्वेज इन एनरिच्ड व्हेन लिटरेचर efforts are made. The Mughal emperor were great patrons of literature. जो मुगल एम्परर थे यानी मुगल शासक थे वो लिटरेचर के काफी अच्छे पैट्रॉन्स थे, यानी उनके संरक्षक थे, उनको संरक्षण देने वाले थे, उनको बढ़ावा देने वाले थे। मोस्ट ऑफ देम वर लिबरल एंड देयर पॉलिसीज रिमूव्ड द मेंटल बैरियर्स। अधिकतर वो जो लिबरल थे, उदारवाद थे वो, ओके, यानी कि सबके लिए इक्वल सोचने वाले। एंड देयर पॉलिसी रिमूव्ड द मेंटल बैरियर्स। और उस समय क्या थे, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो मतभेद था, मेंटल बैरियर्स का मतलब है मानसिक जो तनाव था, रुकावटें थी, बाधाएं थी, तो उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। दिस रिजल्टेड इन ए हेल्दी फ्यूजन ऑफ बोथ द कल्चर। और इसीलिए जो है हेल्दी फ्यूजन बना, यानी कि एक अच्छा कल्चर डेवलप हुआ। अकबर वाज ए कीन स्टूडेंट ऑफ इंडियन कल्चर। इसके अलावा जो अकबर था वो भी अपने जो इंडियन कल्चर है उसका काफी अच्छा ज्ञाता था, जानने वाला था। सो ही गेव ऑर्डर टू ट्रांसलेट संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। इसीलिए उसने क्या किया, ऑर्डर दिया कि जो भी संस्कृत के जो भी लिटरेचर है, जो भी साहित्य लिखे गए हैं, बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, उसी में जैसे रामायण हो, महाभारत है ना, तो इनको भी उन्होंने क्या किया, वर्क इनटू पर्शियन, ओके, तो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए उसने ऑर्डर दिया। रामायण वाज ट्रांसलेटेड बाय बदायूनी। तो रामायण जो थी इसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया, वो किया बदायूं ने। अंडरलाइन कीजिए इसमें। तो रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे अकबर के टाइम पर, वो थे बदायूं ने, BADAUNI। एंड फेजी, तो फेजी ने ट्रांसलेट किया लीलावती, ओके, तो लीलावती जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया, फेजी ने। फेजी आल्सो सुपरवाइज्ड द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन। इसके अलावा जो महाभारत है वो भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई, तो उसको सुपरवाइज यानी कि उसकी जांचने वाला, उसको देखने वाला, देखने का जो काम था वो भी फेजी ने किया, यानी कि उन्हीं की देखरेख में, ओके, उन्हीं के अंडर में महाभारत है वो भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई। ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां मेनी हिस्टोरिकल वर्क्स आर कंपोज्ड। और शाहजहां के समय भी काफी ऐतिहासिक कार्य हुए। दिस फेमस वर्क्स आर पातशाहनामा बाय अबुल हामिद लाहौरी एंड शाहजहांबाद बाय इनायत खान। तुलसीदास रोड द फेमस रामचरितमानस। अंडरलाइन कीजिए इसमें। Who is the author of रामचरितमानस, ऐसे आ सकता है, या who wrote the रामचरितमानस, तो आंसर होगा तुलसीदास। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास, ओके। सूरदास द ब्लाइंड बर्ड ऑफ आगरा। और जो सूरदास थे ब्लाइंड थे, ओके, ये आगरा के थे। रोट न्यूमरस वर्सेस इन ब्रज भाषा। तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए ब्रज भाषा के अंदर। सूर सागर वाज हिज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोजिशन। तो सूर सागर के रचयिता भी कौन है, वो भी सूरदास है। देखो सूर सागर यानी कि सूरदास ने लिखा है सूर सागर। हिज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोजिशन, तो इनकी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक रचना है, वो है सूर सागर, जो कि सूरदास द्वारा लिखी हुई है। टू फेमस पोएट्स ऑफ शाहजहां टाइम वर सुंदर। अब देखिए शाहजहां के समय के दो इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, एक तो है सुंदर, ओके, जिसके ऑथर कौन है, द ऑथर ऑफ सुंदर श्रीनगर, तो ये उसका ऑथर है। एंड बिहारी लाल द ऑथर ऑफ सतसई। तो सतसई भी एक उस समय की कंपोजिशन है, तो उसके रचयिता है बिहारी लाल। तो आपको इनको सबके इनके राइटर्स और उनका जो वर्क है वो याद होना चाहिए। रिपीट कर रहा मैं, तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, सूरदास ने लिखी सूर सागर, ओके, एंड सुंदर जो थे उन्होंने लिखा सुंदर श्रीनगर, बिहारी लाल ने सतसई लिखी। तो ये आप मैच द फॉलोइंग में या मैच द कॉलम में आपको पूछ सकते हैं।
During the reign of Firoz Shah Tughlaq, many Sanskrit works on medieval and music were translated into Persian. अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के साथ समय में भी ऐसे हुआ, बहुत सारे जो संस्कृत वर्क थे, संस्कृत में जो साहित्य लिखे हुए थे, लिटरेचर लिखे हुए थे, उनको भी पर्शियन लैंग्वेज में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, यानी कि ट्रांसलेट किया गया। इसके अलावा मेडिसिन से रिलेटेड जो वर्क था, जो संस्कृत में लिखा हुआ था, किस तरह से उसमें इलाज वगैरह किया जाता है, जड़ी बूटियां किस तरह से होती है, कौन सा प्लांट है, उससे कौन सी जड़ी बूटी मिलती है और किस बीमारी में वो यूज होती है, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ था, तो इसको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इसके अलावा म्यूजिक जो था, ओके, उसको भी ट्रांसलेट किया गया। आपको पता है म्यूजिक की बुक्स वगैरह होती है, तो उनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। थ्रू द पर्शियन लैंग्वेज इंडियन डेवलप इंटीमेट कल्चर कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया एंड ईरान। और इसी तरह से अपने यहाँ पर जो कल्चर था, ओके, तो सेंट्रल एशिया और ईरान के कॉन्टैक्ट में आने के बाद में अपने यहाँ का जो कल्चर था ये काफी डेवलप हुआ, और इसमें जो डिफरेंट कल्चर की जो अच्छी चीजें थी, विशेषताएं थी, वो भी इसमें मिक्स हो गई। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है बच्चों? पेज नंबर 88 तक। ओके, अब नेक्स्ट रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए जो धार्मिक जो ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थी, ओके, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ा अपनी सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर। रिलीजन, रिचुअल एंड राइट्स आल्सो गेट लिंक्ड टू कल्चर एज दे फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंस लाइफ। तो रिलीजन, रिचुअल्स है, राइट्स है, ये सभी आपस में इंटरकनेक्ट है, अपने कल्चर इंटरकनेक्ट है, ओके, लिंक है अपने कल्चर के अंदर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है मेंस की लाइफ। प्लेसेज ऑफ वर्शिप, places of worship gain importance in more way than one। अब देखिए places of worship gain importance in more way than one। अब देखिए जो वर्शिप के जो प्लेसेस हैं उनकी भी काफी इंपॉर्टेंस थी, केवल एक ही इंपॉर्टेंस नहीं थी वहां पर कि वहां पर जो है पूजा वगैरह की जाए, उसके अलावा भी वहां उस जगह की काफी इंपॉर्टेंस थी अलग अलग तरीके से। एट टाइम इन आवर हिस्ट्री द प्रीस्ट हैव ए gained a lot of importance as advisors to the kings। अब देखिए ये जो प्रीस्ट होते हैं, यानी कि जो पुजारी वगैरह थे उस समय, ओके, तो इनकी भी काफी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि ये उस समय जो राजा थे उनको एडवाइस देने का भी काम करते थे, ये एडवाइजर के रूप में भी वर्क करते थे। नॉलेज एंड लर्निंग विच फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए नॉलेज और जो लर्निंग है, ओके, ये भी कि उस समय के जो अपनी एजुकेशन सिस्टम था उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था। फाउंड कनेक्शन विद प्रीस्ट एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो देखिए नॉलेज और लर्निंग है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था। और कनेक्शन विद प्रीस्ट एंड प्लेस ऑफ वर्शिप, तो जो प्रीस्ट यानी जो पुजारी वगैरह थे उनका, और जो वर्शिप है, जो पूजा करते हैं, तो ये आपस में सभी क्या थे, इंटर कनेक्ट थे, इंटर लिंक। बी इन मदरसा और ए टेम्पल। मदरसा मीन्स क्या होता है, जहाँ जो मुस्लिम्स का होता है और शिक्षा के केंद्र, मदरसा उसको कहते हैं। और अपने टेम्पल्स होते हैं जो पूजा वगैरह की जाती है वहां पर। टेम्पल्स एंड श्राइन्स आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। अब देखिए टेम्पल्स और श्राइन्स यानी कि जो मंदिर है या जो अन्य जो धार्मिक स्थल होते हैं, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइव्स ऑफ पीपल, जो कि लोग उस जगह पर रहते हैं, ओके, सेंटर ऑफ द पिलग्रिमेज, कि जो भी पिलग्रिमेज है, धार्मिक स्थान है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं, वहां के जो मंदिर है, धार्मिक स्थल है, तो उसका इफेक्ट वहां के लोगों पर काफी पड़ता है। What were the outcomes of the importance given a religion or religious priest? The priest and religious places gained a lot of importance, and it gave the authority socially and politically in the life of the ruler and the ruled। अब देखिए जो प्रीस्ट वगैरह थे तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता था उस समय
इनके पास ऑथोरिटी रहती थी सोशली और पॉलिटिकली, और ये किंग को एडवाइस देने का काम करते थे। तो इस तरह से राजा के ऊपर और वहाँ की जो प्रजा रहती थी उन सब के ऊपर ये जो रिलीजियस सेंटर थे और जो प्रीस्ट वगैरह रहते थे, इनका इफेक्ट काफी देखने को मिलता था। सेकेंडली, इन कोर्स ऑफ टाइम द रूलर बिगन टू बी ट्रीटेड एज ए डिप्टी ऑफ गॉड। समय बीतता गया और फिर जो रूलर थे, ओके, तो ये ईश्वर के प्रतिनिधि माने गए, कि यानी कि डिप्टी ऑफ गॉड का मतलब ये हो गया कि ईश्वर के प्रतिनिधि माने गए, कि जो भी हमें राजा कहेंगे वो ही हमें फॉलो करना है, उनके ऑर्डर को मानना है। अगर हम राजा के कहने को नहीं मानेंगे तो गॉड हमसे क्या हो जाएंगे, नाराज। तो एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में फिर राजा को माना जाने लगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हीरोज ऑन रीजनल कल्चर्स। अब ये हीरोज कौन से हो गए, ये हीरोज का मतलब ये है कि उस समय के जो भी ऐसे रूलर्स थे, ओके, या और भी जो लोग थे जिनका इफेक्ट वहां के लोगों पर पड़ता है, तो हीरो कहलाते हैं, ओके। तो उनका क्या इफेक्ट पड़ा। रीजनल कल्चर आल्सो शोड हीरोइक इन्फ्लुएंस दैट वर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब देखिए जो रीजनल कल्चर है ये एज शोड हीरोइक इन्फ्लुएंस उनका होता है कि ये जनरेशन, जिस तरह से कोई हीरो रहता है, ओके, कोई प्रतिनिधि रहता है, उसका इफेक्ट बाद तक रहता है। तो इसी तरह जो रीजनल कल्चर था उसका इफेक्ट जनरेशन टू जनरेशन पड़ा, और उसकी जो भी इफेक्ट थे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते गए, यानी कि दैट वर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। राजपूत रूलर्स who ruled area that now fall in the state of Rajasthan were endowed with natural heroism। अब देखिए जैसे राजपूत लोग जहाँ पर शासन करते थे, मोस्टली जिन एरियाज पे शासन किया उन्होंने, ओके, तो उसी तरह की स्टेट बन गया जैसे कि राजस्थान, ओके। तो राजपूत क्या हो गए, एक हीरो की जैसे हो गए, और उन्हीं के नाम से फिर राजस्थान बन गया, ओके। तो ये एक नेचुरल हीरोइज्म हो गया। देयर हीरोइक डीड्स पास्ड on a stories fables in the form of inspirational complete sung to ignite the same favor in the common man। अब देखिए उनके जो भी काम थे वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते गए, स्टोरीज में, सॉन्ग्स में, इस तरह से क्या होते गए, ट्रांसफर होते गए, और एक तरीके से कॉमन जो मेन थे उनके ऊपर उनका काफी इफेक्ट पड़ा। तो इसी तरह इसको हीरोज में कहा गया है, ओके। रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब रीजनल लैंग्वेज पढ़ते हैं अपन की जो स्थानीय जो भाषा रहती है, ओके, तो उसके बारे में, और उसमें जो लिटरेचर लिखे गए अलग अलग भाषाओं में वो लिखे गए, ओके। तो ये किस तरह से अपने लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करते हैं, यह हम इसमें पढ़ेंगे। As we know and understand that authentic source of history are an integral part of the study of the past। अब देखिए जैसा कि अपनों को पता है, समझ में भी आता है कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि ऑथेंटिक मतलब है कि जो पूरी तरह से सत्य हो, परिपूर्ण हो, ऐसी जो हिस्ट्री है ये अपने लिए सोर्स है, और ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी के लिए। रिलीजियस एंड सेकुलर रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इसी तरह जो रिलीजियस है और जो सेकुलर रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर है, ये अपने लिए हिस्ट्री को जानने के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट है, रिलायबल भी है। दे प्रोवाइड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय हिस्ट्री, उस समय जो भी लिटरेचर में लिखा हुआ है उसको हम अभी पढ़ते हैं, तो उस समय की जो भी कंडीशन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें उस समय की देते हैं। दे हैव बीन रिटन बाय ऑथर्स ऑफ दोस टाइम। तो जिस समय ऑथर्स ने वो लिखा, तो उस समय के आसपास की जो भी घटनाएं थी उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा। उस समय किंग्स थे, उन्होंने कब तक शासन किया, कैसा वहाँ का कल्चर था, कैसी पॉलिसीज थी, इन सब के बारे में उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा। तो ये अपने लिए क्या है, ऑथेंटिक सोर्स है। वो है गिव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बाय द वे ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट। और ये फर्स्ट हैंड यानी कि जो शुरू में लिखे गए हैं, पहली बार लिखे गए हैं,
वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो ये अपनों को इंफॉर्मेशन देते हैं। देयर वर्क गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल डायनेस्टीज, तो उनका जो वर्क है यानी कि उन्होंने जो लिटरेचर लिखा, साहित्य लिखा, तो ये अपनों को इंफॉर्मेशन देते हैं लोकल डायनेस्टीज के बारे में कि वहां पर जो स्थानीय शासक थे, ओके, तो वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कब तक उन्होंने शासन किया, किस तरह शासन किया, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ट्रेड क्या था, कल्चर कॉन्टेक्ट क्या था वहाँ का, ओके, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। That this region had with distant of or foreign kingdoms, lesser known minor dynasties and society in general. अब देखिए कॉन्टेक्ट दैट दिस रीजन हैड विद डिस्टेंट ऑफ फॉरेन किंगडम्स। अब देखिए दूसरे जो किंगडम्स थे, ओके, फॉरेन यानी विदेशी जो शासक थे, उनके साथ में उनके कैसे संबंध थे, किस तरह से उनका कॉन्टेक्ट था वहां पर, ओके, किस तरह से उनसे बिजनेस वगैरह होता था, तो इनकी भी इंफॉर्मेशन अपनों को मिलती है। ओके, लेजर नॉन माइनर डायनेस्टीज एंड सोसाइटी इन जनरल, तो जो माइनर डायनेस्टी थी इनके बारे में कम इंफॉर्मेशन अपनों को उन सब चीजों से मिलती है। तो इस तरह से जो रीजनल लैंग्वेज थी उसमें जो लिटरेचर लिखे गए, तो हमें उस समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ की जो लोकल डायनेस्टी थी उनका कॉन्टेक्ट कैसा था, किन देशों से उनसे कॉन्टेक्ट था, कौन कौन से उसमें ट्रेड्स वगैरह होते थे, ओके, तो इन सब की इंफॉर्मेशन हमें रीजनल लैंग्वेज से मिलती है। क्लियर है बच्चों यहां तक? नेक्स्ट अपना टॉपिक है लैंग्वेजेस का। इसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी और भी डिफरेंट लैंग्वेज हैं उनके बारे में, पंजाबी है, तेलुगु है, ओके, फिर पेंटिंग है, म्यूजिक है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक क्लियर है? टाइम टेबल आपने नोट कर लिया होगा, ओके। आपके टाइम टेबल में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। टाइम टेबल आपका न्यू शेड्यूल रहेगा आपके 8:30 मंडे से रहेगा, ये 18 से, ओके। 8:30 to 9:10 साइंस है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। 9:55 तक है संस्कृत, 10 से 10:40 तक इंग्लिश, ओके। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को है आपका 8:30 से 9:10 तक हिंदी, 9:15 to 9:55 मैथ एंड 10 AM to 10:40 सोशल साइंस, ओके। तो टाइम का आप जरूर ध्यान रखना। आपको स्कूल में आना नहीं है, 9 to 12 वालों को आना, ओके। और चैप्टर रीड करना। बाय, हैव अ नाइस डे।